उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन सुबह ही करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। हालांकि बुधवार को तड़के 1 से 1:30 बजे के करीब महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली, जिसमें कई लोग घायल हो गए। महाकुंभ क्षेत्र में अब स्थिति नियंत्रण में है और घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके महाकुंभ में हादसे पर शोक प्रकट किया। महाकुंभ में बुधवार को हुए हादसे पर पीएम मोदी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद में जुटाया हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हो रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। पीएम मोदी ने महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित प्रयागराज से निकालने पर रेलवे की तैयारी के बारे में जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को प्रयागराज में रेलवे द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी से कहा, आज 360 से ज्यादा ट्रेनें प्रयागराज से चलाई जा रही हैं। पीएम मोदी को रेल मंत्री ने बताया कि प्रयागराज से कई रेलवे स्टेशन पर हर 4 मिनट में एक ट्रेन आ और जा रही है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भीड़ को नियंत्रण के लिए तैनात हैं। कलर कोड के हिसाब से यात्रियों को स्टेशन पर एंट्री दी जा रही है। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से कस्टडी पेरोल पर बाहर आया। अदालत से कस्टडी पेरोल मिलने के बाद अब ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। हुसैन के बाहर आने को लेकर राजनीति और कानून हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को 6 दिन की हिरासती पेरोल दे दी थी। बता दें कि हिरासत पेरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा सभा स्थल तक ले जाया जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की 3 सदस्यीय बेंच ने 29 जनवरी को 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि जेल नियमावली के मुताबिक उसे सुरक्षा के साथ केवल 12 घंटे के लिए ही जेल से बाहर जाने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताहिर सुबह 6 बजे जेल से बाहर जा सकता है और शाम 6 बजे तक वापस आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ताहिर हुसैन को हिरासत में पेरोल की शर्त के तहत सुरक्षा खर्च के रूप में प्रतिदिन 2.47 लाख रुपए जमा कराने होंगे। कोर्ट ने कहा कि हुसैन को करावल नगर स्थित अपने घर, जो कथित तौर पर दंगों का स्थल है, नहीं जा सकता और मामले के गुण दोष पर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे पारित किया गया है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को हुसैन को एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पद दाखिल करने के लिए हिरासत पेरोल दी थी। हाई कोर्ट ने हालांकि 14 जनवरी से 19 फरवरी तक अंतिम जमानत के हुसैन के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे हुए थे, जिसमें 55 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। हुसैन खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़े मामले में आरोपी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में भारी संख्या में लोगों का आना जारी। बुधवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर करोड़ों की संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में देर रात भगदड़ जैसी स्थिति मच गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। ऐसे में इस भारी भीड़ को देखते हुए अब रेलवे ने प्रयागराज के इवैक्यूएशन एक प्लान बनाया। सीएम योगी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और प्रयागराज से ज़्यादा ट्रेन चला जाने की अपील की। आइए जानते हैं कि क्या है ये रेलवे की प्लानिंग। रेलवे की तरफ से फिलहाल कोई भी स्पेशल ट्रेन रद्द नहीं की गई है। रेलवे ने प्रयागराज से इवैक्यूएशन प्लान बनाया है, जिसके तहत कई खाली ट्रेनें प्रयागराज भेजी जा रही। इसका मकसद है कि करीब 4 मिनट के अंतराल में एक ट्रेन चलाई जा सके और जल्द से जल्द संगम से जुड़े
रेलवे स्टेशन से लोगों को लेकर जाया जा सके। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में स्थिति को सामान्य करने की योजना के तहत रेल मंत्रालय की ओर से भी जानकारी साझा की गई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे ने आज प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से 360 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। फिलहाल किसी भी स्पेशल ट्रेन को रद्द करने की योजना नहीं है। सीएम योगी ने यह भी बताया कि रेलवे ने श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक वापस ले जाने के लिए प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 360 ट्रेनें आज स्पेशल हैं जो प्रयागराज में चलेंगी, यानी प्रयागराज से बाहर जाने के लिए। रेलवे बोर्ड का कहना है कि नए यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन कुंभ क्षेत्र नहीं आएगी, क्योंकि आज स्नान का दिन है। आज खासकर शाही स्नान के लिए नए यात्रियों को स्पेशल ट्रेनें लेकर नहीं आएंगी। प्रयागराज से ट्रेनें जा रही हैं, यह स्नान के दिन के लिए खास तौर पर इवैक्यूएशन प्लान होता है। 360 ट्रेनें आज स्पेशल हैं जो प्रयागराज से चलेंगी, यानी कि प्रयागराज से बाहर जाने के लिए। यह व्यवस्था सिर्फ स्नान के दिन के लिए होती है। आज स्नान का दिन है, इसलिए स्पेशल ट्रेन प्रयागराज नहीं आएंगी। उदाहरण के लिए आज कोई अयोध्या या बनारस के से दिन में प्रयागराज आना चाहे तो वो नहीं आ पाएगा, लेकिन जो मौजूदा यात्री हैं उनके लिए प्रयागराज से सभी ट्रेनें चल रही हैं। सीएम योगी महाकुंभ को लेकर अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं और महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज बुधवार को 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया है। बता दें कि 28 जनवरी की तारीख तक 20 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। वहीं आज बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन करीब 8 से 10 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है और कल यानी बुधवार को सबूत देने को कहा है। चुनाव आयोग ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर डालने और सामूहिक नरसंहार के अपने गंभीर आरोपों को तथ्यों के साथ साबित करने को भी कहा। ईसीआई ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया जिसके तहत राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सद्भाव के खिलाफ ऐसे बयानों के लिए 3 साल तक की कैद हो सकती। आयोग ने कहा कि इस तरह के आरोपों से क्षेत्रीय समूह और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा होने पानी की वास्तविक या कथित कमी या अनुपलब्धता के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति का खतरा पैदा होने का गंभीर प्रभाव पड़ता है। आयोग ने केजरीवाल को 29 जनवरी 2025 को रात 8 बजे तक शिकायतों पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया, खासकर तथ्यात्मक और कानूनी मैट्रिक्स के साथ साक्ष्यात्मक समर्थन के साथ, ताकि आयोग मामले की जांच कर सके और उचित कार्रवाई कर सके। केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया था कि भाजपा अराजकता पैदा करने के प्रयास में हरियाणा से दिल्ली आ रहे यमुना के पानी में जहर मिला रही है। उम्मीद है कि दोष उनकी पार्टी के प्रशासन पर आएगा। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने यमुना से आने वाले पानी में जहर मिलाकर यहाँ भेज दिया। यह हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों की सतर्कता ही है कि यह पानी रोक दिया गया। हालांकि केजरीवाल के इस दावे का दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अभियंता ने विरोध किया और कहा कि इससे लोगों में भय फैल सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार को सुबह तड़के भगदड़ जैसी स्थिति मच गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। भगदड़ के बाद महाकुंभ क्षेत्र में हालात सामान्य और काबू में और करोड़ों की संख्या में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को खुद मीडिया के सामने आए और इस पूरी घटना को लेकर सभी जानकारी सामने रखी। आइए जानते हैं कि सीएम योगी ने क्या कहा। बुधवार को करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं। संगम नोच की और श्रद्धालुओं की आवाजाही के कारण लगातार दबाव बना हुआ है। कल रात से मौनी अमावस्या का मुहूर्त शुरू होने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने पर कुछ श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई। पीएम मोदी सुबह से ही लगभग 4 बार स्थिति के बारे में हालचाल ले चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लगातार जानकारी लेकर सभी श्रद्धालुओं के कुशल स्नान के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में स्थिति नियंत्रण में है। सीएम योगी ने बताया कि विभिन्न अखाड़ों के संतों ने
विनम्रतापूर्वक कहा है कि भक्तों को पहले पवित्र स्नान करना चाहिए और अखाड़े भीड़ कम होने पर पवित्र स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी अखाड़े इसके लिए सहमत है और उन्हें कहा है कि अभी पहले श्रद्धालुजनों को स्नान करने दिया जाए क्योंकि वे देश भर से आए। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास जारी है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। पूरे कुंभ क्षेत्र में घाट बनाए गए हैं, श्रद्धालुओं को केवल संगम नोज की ओर जाने की जरूरत नहीं है। भक्तों को अपने निकटतम घाटों पर पवित्र स्नान करना चाहिए। सीएम योगी ने बताया कि घायल लोगों के लिए उचित चिकित्सा सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे ने भी श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक वापस ले जाने के लिए प्रयागराज क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों से विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। वक्फ को लेकर हुई बैठक खत्म हो गई है। वक्फ जेपीसी ने बिल को 11 के मुकाबले 14 वोटों से स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सदस्यों को आज शाम 4 बजे तक अपना असहमति नोट देने के लिए कहा गया है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, आज तो ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। 14 वोट इसके पक्ष में थे और 11 वोट विपक्ष में थे। कल रात में 650 पेज के ऊपर की रिपोर्ट दी गई। कैसे किसी को हम इतनी जल्दी पढ़कर देंगे। हम हमारी पार्टी की तरफ से असहमति नोट दे रहे हैं और हमारा मानना है कि मोदी सरकार जो अमेंडमेंट लेकर आई है वो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए है। वक्फ मुसलमानों के लिए इबादत है और उसे वो छीनना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारा मानना है कि मोदी सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को मुसलमानों से छीनना चाहती है। सरकार के पास बहुमत है तो उन्होंने इस अमेंडमेंट को पास करवा लिया। अब ये संसद में जाएगा लेकिन हम संसद में लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर भी इसका विरोध करेंगे। बता दें कि इसके पहले वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ने सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को सोमवार को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद बताया था कि समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों से कानून बेहतर और प्रभावी होगा। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्रवाई की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पलटने का आरोप लगाया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कई नियम कानूनों में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें से एक लिंग परिवर्तन का कानून भी। अब ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक हर किसी के लिए लिंग परिवर्तन करा पाना आसान नहीं होगा। अब अमेरिका में 19 वर्ष से कम आयु के लोग लिंग परिवर्तन नहीं करा सकेंगे। इस पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी किए। ट्रंप ने एक बयान में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति है कि वह किसी बच्चे के लिए लिंग से दूसरे लिंग में तथाकथित परिवर्तन को वित्त पोषित, प्रायोजित, बढ़ावा, सहायता या समर्थन नहीं देगा और वह इन विनाशकारी तथा जीवन बदलने वाली प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित या सीमित करने वाले सभी कानूनों को अब सख्ती से लागू करेगा। ट्रांसजेंडर के लिए बाइडेन प्रशासन की निर्धारित नीतियों को पलटने के मकसद से ट्रंप द्वारा किए गया ये नया प्रयास है। ट्रंप ने सोमवार को पेंटागन को एक समीक्षा करने का आदेश दिया जिसमें ट्रांसजेंडर को सैन्य सेवा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। दिल्ली चुनाव के बीच मुख्यमंत्री आतिशी को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा। सीएम आतिशी ने समन को चुनौती देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 28 जनवरी राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि मानहानि का मुकदमा इसके बाद भी अभी चलता रहेगा। अदालत ने मानहानि मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा है कि अगर प्रवीण शंकर कपूर की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत में लगभग हर राजनीतिक दल के नेताओं का हर सप्ताह मानहानि के लिए मुकदमा चलाने का आधार बन जाएगा। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर का आरोप है कि आतिशी द्वारा दिए गए बयानों में उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई। आतिशी ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और उनसे पार्टी में शामिल होने को कहा।
ऐसा न करने पर 1 महीने के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने की भी बात कही गई थी। इसके बाद बीजेपी नेता ने आतिशी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आईसिस टेरर मॉड्यूल को लेकर मिले अहम लीड के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीमें तमिलनाडु में 25 जगहों पर रेड कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक राजधानी चेन्नई और मिथिलिया थुरुडु जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साल 2023 में कोयम्बटूर में हुए ब्लास्ट की जांच की कड़ी के तौर पर इन रेड को देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी एनआईए के मुताबिक में अरेबिक लैंग्वेज सेंटर का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया और तमिलनाडु में एनआईए द्वारा इसी सेंटर से जुड़े लोगों के अलग अलग ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि विदेशी आतंकवादी संगठनों के साथ उनके क्या संबंध है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीमें आतंकी साजिश मामले में 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए ये छापेमारी श्रीनगर, बडगाम और सोपोर में कर रही है। जानकारी के मुताबिक आतंकी साजिश का ये हमला बीते साल दर्ज किया गया था। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि एनआईए ने आतंकवाद से संबंधित मामले में जावेद अहमद शेख, AR शल्ला और निसार अहमद नाम के 3 व्यक्तियों के घरों पर छापेमारी की। दूसरी ओर सूत्र के हवाले से खबर आई है कि एनआईए की एक टीम जल्द ही अमेरिका जा सकती है। दरअसल एनआईए की ये यात्रा तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए होने जा रही है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के मामले में संलिप्तता के लिए भारत को तहव्वुर राणा की तलाश है। सीनियर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वेस्ट विनोद नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आम आदमी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जो मन में आता है बोल देते हैं। याद है आपको, केजरीवाल जी पोल पर चढ़ गए थे, कहा था अलग तरह की राजनीति करेंगे। उनका घर आपने देख लिया, घर नहीं शीश महल। साफ राजनीति की बात करके आए थे और सबसे बड़ा शराब घोटाला दिल्ली में हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनके पास एक छोटी सी कार थी और उन्होंने कहा था कि वह नई तरह की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली को बदल देंगे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत थी तो वे वहां नहीं थे। जब दंगे हुए तब भी वे वहां नहीं थे। आगे राहुल गांधी ने कहा था कि केजरीवाल ने कहा था कि साफ सुथरी राजनीति करेंगे। केजरीवाल एक शीश महल में रहते, यह है उनकी सच्चाई। बता दें कि बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल पर कथित शराब घोटाला और मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कहकर लगातार हमला बोलती रही। भाजपा पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को भाई भाई से लड़वाते हैं। इन्होंने जीएसटी लागू की, नोटबंदी और जीएसटी से किसका फायदा होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया था कि इससे अरबपतियों को फायदा होगा। इनकी पॉलिसी अरबपतियों के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारी विचारधारा है। हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हमें नफरत, डर और हिंसा वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए, मोहब्बत की दुकान चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटाकर यहाँ के लोगों को एक सुखद और सुरक्षित जीवन देना कांग्रेस का लक्ष्य है। वहीं राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मिटाकर यहाँ के लोगों को एक सुखद और सुरक्षित जीवन देना कांग्रेस का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल में गुइलेन बर्रे सिंड्रोम से एक किशोर की मौत हो गई। उत्तर 24 नॉर्थ परगना जिले से आम डांगा निवासी 17 वर्षीय अरित्रा मंडल की 27 तारीख को इस रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। वह कई दिनों से गुइलेन बर्रे सिंड्रोम से पीड़ित था। उसे जनवरी को नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण गुइलेन बर्रे सिंड्रोम बताया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बर्रे सिंड्रोम नाम की इस बीमारी के कारण एक शख्स की मौत हो चुकी है और इस रहस्यमयी बीमारी ने चिंता बढ़ा दी। अब पश्चिम बंगाल में एक किशोर की मौत से हर कोई खौफ में। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में विपक्ष विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय टीम तैनात की। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है। इसमें अचानक सुन्नता और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। हाथ पैरों में गंभीर कमजोरी जैसे लक्षण भी होते हैं। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है।
स्थिति में कमजोरी, सुन्नता और गंभीर मामलों में पक्षाघात हो सकता है। हालांकि जीबीएस किसी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर अचानक दिखाई देते हैं और कुछ दिनों या हफ्ते में तेजी से बढ़ सकते हैं। आम लक्षणों में कमजोरी और झुनझुनी शामिल है, जो अक्सर पैरों से शुरू होती है और हाथों और चेहरे तक फैल जाती है। इससे पीड़ित लोगों को चलने में भी कठिनाई होती है। अनियमित हृदय गति, रक्तचाप में उतार चढ़ाव और गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई, जिसकी गंभीर अवस्था में पक्षाघात भी हो सकता है। उत्तराखंड के गोलीबारी कांड में पूर्व विधायक चैंपियन के बाद अब विधायक उमेश कुमार का भी शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी हरिद्वार में निलंबित कर दिया गया है। हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कैंप कार्यालय पर गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच चैंपियन की पत्नी कुंवर रानी देवयानी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर गिरफ्तार विधायक उमेश कुमार को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। उमेश कुमार को रिहा करने के बाद उनका शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। मालूम हो कि साल 2022 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में उमेश कुमार ने चैंपियन की पत्नी को खानपुर क्षेत्र में पराजित किया था। इसके बाद से दोनों नेताओं में तनातनी चल रही थी। गोलीबारी की घटना से पहले दोनों नेताओं में लंबे समय से सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी थी। दोनों नेताओं के बीच ताजा मामला नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है। रुड़की में एक महिला निर्दलीय उम्मीदवार को उमेश कुमार ने समर्थन दिया था। वो निर्दलीय उम्मीदवार नगर निकाय का चुनाव हार गए। चुनाव में मिली हार की खिल्ली उड़ाते हुए पूर्व विधायक चैंपियन ने सोशल मीडिया में अभद्र पोस्ट लिखकर उमेश कुमार का मजाक उड़ाया। इसके बाद से दोनों के बीच बात और बिगड़ गई। उमेश कुमार पत्रकार से नेता बने। खानपुर क्षेत्र के दोनों नेताओं की लंबे समय से चली आ रही तनातनी ने रविवार शाम उस समय उग्र रूप ले लिया जब चैंपियन अपने समर्थकों के साथ कुमार के कैंप कार्यालय पहुंच गए। दोनों के समर्थक के बीच संघर्ष हुआ, लाठी डंडे चले। इस दौरान चैंपियन ने 1-2 राउंड हवाई फायर भी किए। इससे वहां हड़कंप मच गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलने के बाद विधायक उमेश कुमार भी अपने समर्थकों के साथ चैंपियन के कार्यालय पहुंच गए और वहां जाकर जमकर हंगामा किया तथा कथित तौर पर अपशब्द बोले। पुलिस ने कहा कि इस दौरान उमेश कुमार अपनी पिस्तौल लेकर चैंपियन को ललकार रहे थे और पुलिस बल को उन्हें रोकने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पर इस बीच चैंपियन को देहरादून से गिरफ्तार करके हरिद्वार पुलिस उन्हें रविवार देर रात रानीपुर कोतवाली लाई और सुबह उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी अभियोजन अधिकारी रिंकू वर्मा ने कहा कि चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने चैंपियन की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी है। चैंपियन को जेल भेजे जाने से बाहर खड़े उनके समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। चैंपियन के वकील गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि घटना में किसी को खरोच तक नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का प्रयास जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उधर देवयानी द्वारा विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर गिरफ्तार किए गए विधायक उमेश कुमार को रोशनबाद स्थित मुख्यालय मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार की कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 40-40 हजार रुपए के 2 जमानती और इतनी ही राशि का निजी मुचलका के आधार पर जमानत दी थी।